साथियों, व्हाट इज जेआरएफ? जेआरएफ क्या है, इस टॉपिक पर बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि अनअकैडमी पर ऐसा क्या आया है जिससे बहुत बड़ा हंगामा हो गया है, कैसे नेट जेआरएफ की तैयारी की जाती है, क्या योग्यता होने वाली है, क्या आपका रिजर्वेशन का क्राइटेरिया क्या होने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, मीडियम ऑफ क्या होने वाला है, किस प्रकार के मीडियम आते हैं, किस मीडियम में एग्जाम लगती है, ऐसे जो एज लिमिट है वो क्या होने वाली है, ऐसे तमाम पहलुओं पर, तमाम चीजों पर आज के इस सेशन में मैं आप लोगों से बात करूंगा। यानी कि जेआरएफ करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए और नेट और जेआरएफ में क्या अंतर होता है। क्या आपको नेट करना चाहिए या नेट की परीक्षा देनी चाहिए या आपको सीधे जेआरएफ की परीक्षा देनी चाहिए? तो आज इन दोनों चीजों का अंतर भी आज के इस सेशन में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्या है साथियों? जूनियर रिसर्च फेलोशिप। और आजकल देखा गया है, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं साथियों 2022 में, और आज के दौर में देखा गया है कि स्टूडेंट्स जो हैं गांव में, छोटे छोटे कस्बों में, जैसे जैसे अवेयरनेस फैलती जा रही है, यानी जैसे जैसे आप लोगों को जानकारी मिलती जा रही है, वैसे वैसे जेआरएफ की तरफ रुख स्टूडेंट्स का होने लगा है। ऐसा क्या कारण है कि जेआरएफ की एग्जाम को लगभग 9-10 लाख लोग एग्जाम देते हैं हर 6 महीने? अब पूरे भारतवर्ष में से ऐसी जेआरएफ की जो एग्जाम है उसको लेकर इतना तगड़ा क्रेज क्यों है कि भाई 9-10 लाख लोग इसकी एग्जाम हर 6 महीने में देते हैं? क्या कारण है इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने का? आज के सेशन में मैं आप लोगों से बात करूंगा और वो महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है, इस चीज को पहले समझ। चलिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए एक एक चीजों को आगे लेकर आगे बढ़। जेआरएफ का फुल फॉर्म होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि फेलोशिप का मतलब पैसा। तो आज के दौर पर देखा जाए तो तकरीबन साथियों 35,000 से लेकर 40,000 रुपए तक की फेलोशिप आपको मिलती है। अब मैंने बीच में 35 से 40 क्यों बोला है? क्योंकि हर स्टेट की अलग अलग कंटीजेंसी एक होती है, लेकिन एचआरए में अंतर होता है, इसलिए साथियों यहां पर यह अंतर देखने को आपको मिल सकता है। तो जितने भी साथी, रीना आ गई हैं, हेलो रीना, गुड इवनिंग। ओके, डॉक्टर भानु, सतीश, जितने भी साथ दोस्त आ गए हैं वो सभी को मेरा गुड इवनिंग, नमस्कार। आ जाइए। तो आज हम जेआरएफ को समझेंगे। तो सबसे पहले नेट या जेआरएफ एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं, इस चीज को समझते हुए हम एक बार चीजों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं योग्यता क्या होनी चाहिए और फिर आखिर में जानेंगे इनका निष्कर्ष। अगर हम नेट जेआरएफ की योग्यता की बात करें तो आप लोगों को सबसे पहले साथियों पीजी करने के दौरान, चाहे आपने एमए किया हो, चाहे आपने एमएससी किया हो, चाहे आपने एमकॉम किया हो, या आपने कोई भी पीजी कोर्स किया हो, या फिर आपने एमएड किया हो, जी हां साथियों, या फिर आपने एमएड किया हो, किसी भी पीजी कोर्स के में आपकी जो परसेंटेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए साथियों सामान्य वर्ग की। सामान्य वर्ग की परसेंटेज 55 होनी चाहिए। और साथियों जो एसटी, एससी, ओबीसी, एनसी यानी नॉन क्रिमिलियर, इनकी साथियों 50% होने की ये न्यूनतम रिक्वायरमेंट। इतना तो यहां पर साथियों होना ही चाहिए, जैसा कि साथियों यहां पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है साथियों? यहां पर आप देख पा रहे होंगे, इतना तो साथियों यहां पर लिखा हुआ है कि 55% आपकी जरूरत है यहां पर, और 50% एटलीस्ट 50% मार्क ऑफ पीडब्ल्यू। और ये साथियों ये जितने भी कैटेगरीज आपको शो कर रही। तो ये तो हो गई योग्यता की बात। जो साथी जेआरएफ करना चाहते हैं, जो साथी नेट्स करना चाहते हैं, वो साथियों यहां पर उसकी क्वालिफिकेशन योग्यता ये होनी चाहिए। एक चीज मैं आपको प्रारंभ में ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं, प्रारंभ में स्पष्ट ये कर देना चाहता हूं कि नेट और जेआरएफ, इनकी कोई अलग अलग एग्जाम नहीं लगती, इन दोनों की एग्जाम एक ही लगती है। आइए आगे इसके विवरण को और अच्छी तरीके से हम लोग समझ लेंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ऐसे तमाम पहलुओं पर आज के इस वीडियो में हम बात करें। तो ये तो मैंने साथियों क्वालिफिकेशन बता दी कि कहीं भी किसी भी विश्वविद्यालय से, यूजीसी से मान्यता प्राप्त हो, वहां पर आपको ये परसेंटेज का होना जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं नेट एग्जाम में फीस कितनी लगती। देखो यह इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा हूं। आइए अब हम जान लेते हैं
नेट एग्जाम में फीस कितनी साथियों जब भी हम फॉर्म भरते हैं, ये लेटेस्ट आंकड़ा है साथ, अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो आपको फॉर्म भरते समय 1000 रुपए की फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जिनमें नॉन क्रिमिलियर हैं तो आपको साथियों 500 रुपए फीस भरनी पड़ेगी, और एसटी एससी पीडब्ल्यूडी हैं तो आपको साथियों 250 रुपए की फीस, जब भी हम नेट जेआरएफ का फॉर्म भरेंगे तब इतनी फीस हमारी लगेगी। यानी जेआरएफ का फॉर्म भरते समय ये फीस साथियों हमारी लगेगी। ये ऑफिशियली डेटा है जो मैं आपके सामने लेकर आया। अब हम बात कर लेते हैं साथियों एग्जाम का पैटर्न क्या है एग्जाम का पैटर्न। लेकिन एग्जाम के पैटर्न पर आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी पर इस समय वर्तमान में लॉकेस 11 रेफरल कोड लगाने से 20% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और अगर आप मेरी फ्री क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो रोज साथियों सुबह के 10 AM आप मेरी फ्री क्लासेज में जुड़ सकते हो। इनको स्पेशल क्लास कहते हैं, यानी फ्री क्लास कहते हैं। इनमें आप साथियों जुड़ सकते, यानी रोज 10 बजे अनअकैडमी पर मेरी फ्री क्लास होती है। लोकेश कुमार मीणा के नाम से मुझे सर्च करके मुझे वहां पर आप फॉलो कर लीजिएगा। आइए अब हम पैटर्न की बात करते हैं। तो आपको पता है साथियों 50 क्वेश्चन पेपर 1 में और 100 क्वेश्चन साथियों पेपर 2 में आते हैं। ये सामान्य पेपर होता है, इसमें 10 यूनिट होते हैं। यह आपका सब्जेक्ट का होता है और 3 घंटे का साथियों पेपर होता है। नेट और जेआरएफ का एक ही पेपर होता है, तो ये सारी चीजें दोनों पर अप्लाई होने वाली है। आइए अब हम जान लेते हैं नेट एग्जाम मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। क्या आपके मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होने वाला है, किस मीडियम में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। प्यारे साथियों लिख रखा है द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। यहां पर हिंदी और इंग्लिश में साथियों आने वाले हैं, यानी केवल हिंदी और इंग्लिश में ये पेपर आपको देखने को मिले, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में आप दोनों ही लैंग्वेज में इस एग्जाम को दे सकते हो और उस समय एक साथ भी दोनों लैंग्वेज को देख सकते हो। जैसे बहुत से लोग कहेंगे सर हमने हिंदी भर दिया लेकिन हिंदी समझ नहीं आया तो इंग्लिश देखेंगे, तो वहां पर आपको लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। और जिन लोगों ने इंग्लिश भर दिया वो हिंदी को भी देख सकते हो। यानी एग्जाम का जो दी जाएगी उस समय आपको मीडियम चुनने की आजादी नहीं है, आपको डायरेक्ट इन्हीं दो तरीके से एग्जाम का पैटर्न देखने को मिलेगा। ध्यान रहे अनअकैडमी पर रोज फ्री क्लास होती है मेरी सुबह के 10 बजे। लॉकेस 11 कोड लगाकर अनलॉक कर लीजिए सारी क्लासेज। कोड है साथियों लॉकेस 11। इस कोड को लगाने से आपकी सभी क्लासेज अनलॉक हो जाएंगी। ध्यान रहे लॉकेस 11 के बीच में कोई प्रकार का गैप नहीं। अब हम बात कर लेते हैं जेआरएफ की एज लिमिट क्या है एज लिमिट। हाँ, सबसे पहले बात असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थात नेट के लिए किसी प्रकार की एज लिमिट नहीं है। अगर आप 60 साल के हैं, 75 साल के, 90 साल के हैं, तब भी साथियों यहां पर आप एग्जाम दे सकते हो। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे साथियों जेआरएफ के बारे में। जेआरएफ की बात करेंगे साथियों तो यहां पर आपकी जो एज होनी चाहिए साथियों वो होनी चाहिए 31 साल। आपकी 31 साल से अधिक एज नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान। जबकि ये सामान्य वर्ग की एज में आपको साथियों बतला रहा हूं। अब मैं बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपके मन में यहां पर ले आता हूं। अब यहां से पढ़ते जाओ। रिलैक्सेशन ऑफ अप टू 5 ईयर इज प्रोवाइड टू बी कैंडिडेट कौन कौन से हैं, ओबीसी, इनको 5 साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा एसटी एससी पीडब्ल्यू थर्ड जेंडर एंड 2 वुमेन एप्लीकेंट्स। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा। ये जो एज का क्राइटेरिया है सामान्य वर्ग मेल के लिए 31 साल सामान्य वर्ग मेल के लिए है, जबकि सामान्य वर्ग फीमेल क्या है साथियों 31 + 5 = 36। यानी 36 साल की एज तक सामान्य वर्ग की फीमेल भी जेआरएफ की एग्जाम दे सकती। रिपीट कर रहा हूं, आपके सामने ऑफिशियली डेटा यहां पर लिख रखा है, आप इनको साथियों एक बार पढ़ सकते हैं। ओके क्लियर। आइए अब मैं होने वाला आपको किस रिजर्वेशन के तहत इस एग्जाम को भरना। देखो अब रिजर्वेशन का थोड़ा सिस्टम अलग हो गया है। अब क्या है साथियों एसटी, पहले एसटी को मिला करता था, एससी और ओबीसी 3 कैटेगरियों को रिजर्वेशन मिला करता था। लेकिन साथियों अब सामान्य वर्ग के अंतर्गत सामान्य वर्ग के ईडब्ल्यूएस आर्थिक आधार पर भी 10% का रिजर्वेशन यहां पर दे दिया। अब समझ लीजिए जिन लोगों को रिजर्वेशन का पता नहीं है कि केंद्र सरकार में क्या रिजर्वेशन मिलता है, ताकि आप लोगों को
पता लग जाए। देखो 15% रिजर्वेशन मिलेगा एस 15% रिजर्वेशन क्या है साथियों, एससी को मिलेगा। 7.5% जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है ये है साथियों एस, यानी जितनी सीट आती हैं उनमें के 7.5% सीट एसटी की होती हैं, 15% सीट उसकी होती है एससी। एक होता है साथियों 27% होती है ओबीसी की। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा 27% सीट ओबीसी की, और आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सबसे ज्यादा सीट ओबीसी को। ऐसा नहीं है, क्योंकि ओबीसी के अंतर्गत बहुत सारी कास्ट आती है और 27% के मुकाबले यहां पर संख्या ज्यादा है, यहां पर साथियों संख्या ज्यादा है। अब दूसरा है साथियों ईडब्ल्यूएस। यहां पर साथियों क्या है, ईडब्ल्यूएस में क्या है, आपको 10% का रिजर्वेशन मिला हुआ है। अगर देखो अगर आप सामान्य वर्ग के छात्र हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे ईडब्ल्यूएस में फॉर्म लगाना चाहिए या फिर आपको सामान्य वर्ग में फॉर्म लगाना, अगर आप इस चीज को लेकर थोड़ा सा विवादित है, सोचने पर मजबूर हैं, तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप योग्य हैं, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आप आते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो मेरी सलाह यह रहेगी कि आप ईडब्ल्यूएस से फॉर्म अप्लाई कीजिए। इससे क्या है साथियों, इसमें ज्यादा चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आप सामान्य वर्ग से हैं, सामान्य वर्ग से हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप अप्लाई। तो बहुत से स्टूडेंट रहते हैं, कहते हैं कि सर सामान्य वर्ग से करें या ईडब्ल्यूएस से करें, हमारे पास लगातार कमेंट्स आते हैं। तो मेरी सलाह यह है कि एक बार थोड़ा सा उस समय सीट्स को भी देख लो, और हो सके तो एक बार सब चीजों का एक कैलकुलेशन लगाकर आपको ईडब्ल्यूएस की तरफ जाना चाहिए। इसमें थोड़ी सी संभावनाएं ज्यादा हो जाती। ठीक है, ये आपको साथियों यहां पर ये रिजर्वेशन का क्राइटेरिया आपको देखने को मिल जाएगा। ये चीजें बताने का सीधा कारण ये था कि बहुत से सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हमेशा दिक्कत करते हैं, उनको लगता है कि सर हम किस में भरें, उनको बहुत समस्या होती है। तो मैं ईडब्ल्यूएस को प्रेफरेंस दूंगा। अगर वो इस कैटेगरी में आते हैं तो भाई फायदा मिल रहा है तो फायदा उठाना चाहिए। अब रही